दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जहां सरकार चुनाव से बनती है लेकिन चलती बैरक से है। वो देश पाकिस्तान है। एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं मगर सत्ता नहीं बदलती, जहां संसद बोलती है मगर फैसले खामोशी से जीएचक्यू में लिख दिए जाते हैं। ये कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है जिसे दुनिया जानती है, मानती भी है। यहाँ सेना सिर्फ सरहदों की रखवाली नहीं करती, यहाँ सेना राजनीति तय करती है, सरकारें गिराती बनाती है और जब ज़रूरत पड़े तो लोकतंत्र को सलामी देकर साइड में खड़ा भी कर देती है। अब इतनी ताकतवर फौज है तो उसे चलाने के लिए तेज़ तर्रार मिलिट्री जनरल भी पाकिस्तान में जन्म लेते रहते हैं। अयूब खान पाकिस्तान के पहले सैनिक तानाशाह, इनके ज़माने में 65 की जंग हुई। इनके बाद आया याया खान, 71 की जंग इनके ज़माने में हुई, बांग्लादेश बना। फिर ज़ियाउल हक आए, उनके कुछ वक्त बाद परवेज़ मुशर्रफ आए। फिर भारत के साथ एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने हारने का रिकॉर्ड दोहरा दिया। लेकिन हारने के क्रम में भी इन अफसरों ने पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा असर डाला। ज़िया ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस्लामिक कट्टरपंथ की राह में मोड़ा और मुशर्रफ ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र अगर कहीं बच भी गया हो तो सेना के अंगूठे के नीचे रहे। और अब आए हैं इन सब महानुभावों के वारिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान आज आसिम मुनीर की जागीर है, वो जो चाहते हैं करते हैं और ये बात पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भी जानती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, लंच में उन्हें होस्ट भी करते हैं। ट्रंप का सीन बिल्कुल क्लियर है कि भाई बात अगर मुझे पाकिस्तान में करनी है किसी से तो काम के आदमी से करूंगा ना, शहबाज शरीफ को नाश्ता करा के मुझे क्या मिलेगा। खैर, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती ट्रंप मुनीर काल में बढ़िया परवान चढ़ रही है, लेकिन अब आने वाली है इस दोस्ती की परीक्षा की घड़ी। खबर है कि मुनीर को एक बार फिर अमेरिका से बुलावा आया है और इस बार चर्चा का मौजू है गजा। ट्रंप ने सीज फायर के बाद यहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ तैनात करने का वादा किया था। प्रस्ताव के मुताबिक इसमें पाकिस्तान की फौज भी होने वाली थी, लेकिन अब तक आईएसएफ का कोई फ्रेमवर्क बनकर तैयार नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में आईएसएफ के प्रस्ताव का विरोध पहले ही शुरू हो गया है। वहाँ की इस्लामिस्ट पार्टियाँ पहले ही कह चुकी हैं कि अगर आईएसएफ में पाकिस्तानी फौजी भेजे गए तो वो देश में हंगामा कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। इन पार्टियों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी का नाम प्रमुख है। टीएलपी पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी है जिसका वजूद ही ईस्ट इंडिया कानून को जिंदा रखने पर टिका हुआ है। अक्टूबर महीने में जब पाकिस्तान ने ट्रंप के 20 बिंदु वाले सीज फायर प्लान को एक्सेप्ट किया था तब भी टीएलपी ने इसका विरोध जताया था। समस्या यह है कि इस विरोध में इस बार सिर्फ टीएलपी नहीं है जिसे खारिज किया जा सके कट्टरपंथी कह के, बल्कि विरोध जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमीयत उलेमा इस्लाम जो मौलाना फजलुर रहमान वाली पार्टी है, ऐसी पार्टियां भी विरोध में शामिल हो गई हैं जिन्हें पाकिस्तान में सलीके की पार्टियां समझा जाता है। यानी विरोध का स्केल बड़ा है। अपनी फौज गजा भेजी तो दिक्कत, नहीं भेजी तो दिक्कत। शायद ऐसा धर्म संकट आसिम मुनीर के सामने कभी न आया हो। एक तरफ कुआं है उनके, एक तरफ खाई है। अब इस कुएं और खाई में से एक तरफ तो पाकिस्तान का जाना तय है और उस पाकिस्तान की, चाहे वो कुएं में जाता हो या खाई में, बागडोर संभाल रहे हैं आसिम मुनीर। इसीलिए आज के शो में हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेजेगा, पाकिस्तान में इसका विरोध किन किन बातों को लेकर हो रहा है और मुनीर इस समस्या से कैसे निपटेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ये कहानी 7 अक्टूबर 2023 के हमास के आतंकवादी हमले से शुरू होती, लेकिन शुरुआत में उसे रोकने के लिए कोई उतना इंटरेस्टेड था नहीं। पर अब जब गजा से बाहर निकलकर पूरे मिडिल ईस्ट में ये फैलने लगी तब असली दिक्कत शुरू हुई। नेतन्याहू ने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे देशों में बमबारी की, कतर में बम गिराए। जब हमला अमेरिका के दोस्त पर हो गया तब ट्रंप एक्शन में आए और सीज फायर की बात तेज हुई। पर एक सवाल अभी भी बाकी था कि गजा को चलाएगा कौन, क्योंकि हमास को वापस नियंत्रण देने के लिए इजराइल राजी नहीं था और इजराइल का लंबा नियंत्रण वहां कब्जे में तब्दील होने का डर था जिसके लिए अरब देश राजी नहीं थे। उन्हें लगा कि ये जिस तरह से वेस्ट बैंक का हुआ है उस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को भी हजम कर जाएगा। अक्टूबर 2024 में पहली बार अमेरिका की तरफ से कहा गया
नो ऑक्यूपेशन, नो हमास, नो वैक्यूम। यानी गजा पट्टी में ना इजराइल का कब्जा होगा, ना उसे हमास को लौटाया जाएगा, और इन दोनों के न होने की स्थिति में वहां कोई वैक्यूम नहीं बनने दिया जाएगा, अस्थिरता नहीं होने दी जाएगी, एक व्यवस्था बनाई जाएगी। यही वो क्षण था जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का विचार जन्म लेता है। शुरुआत में इसे शांति सेना की तरह सोचा गया, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि गजा कोई पारंपरिक पोस्ट वॉर जोन नहीं है। गजा में हथियार जमीन के नीचे हैं, सुरंगों में हैं, और जो लड़ाके हैं, जो कम्बैटेंट्स हैं, वो आम आबादी के बीच में घुले हुए हैं। इसीलिए इसे कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं बल्कि स्टेबलाइजेशन फोर्स की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया। फ़र्क क्या है? पीस कीपिंग फोर्सेस जिस तरह से ब्लू हेलमेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो क्या करते हैं, जो दो साइड्स लड़ रही हैं उनको रोक देते हैं, बीच में एक कंट्रोल लाइन बना करके वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह से इंडियन आर्मी की भी टुकड़ियां तैनात रही हैं अफ्रीका में, इजराइल और सीरिया की सीमा पर भी तैनात रही हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जो यूएन फोर्सेस रहे हैं, जो ब्लू हेलमेट्स रहे हैं, कई बार बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, स्पेशली इंसर्जेंट इन्वायरमेंट में। इसलिए आईएसएफ का विचार आता है। इस विचार के पीछे दो और चीज़ें थी, क्योंकि आइडिया अमेरिका का था, इसलिए इसे एक यूएस गारंटी की तरह देखा गया। लेकिन अमेरिका में ट्रंप तो कह चुके हैं कि हम कहीं और जाकर के किसी और ज़मीन पर अपना खून नहीं बहाएंगे। जो ट्रंप ने कहा कि आइडिया मेरा होगा, विचार मेरा होगा, गारंटी मेरी होगी, लेकिन लोग आपको देने पड़ेंगे। 2024 के अंत में अमेरिका ने अरब देशों से बातचीत शुरू की। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अरब लीडर से बार बार मिले, मिस्र गए, जॉर्डन गए, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों ने फिर कहा कि हम फौज तो दे देंगे, लेकिन गजा के लिए हमें एक पॉलिटिकल रोड मैप चाहिए, क्योंकि उन देशों की जो आवाम है सेना भेजने पर विरोध जताती। होता ही भाई, आप अगर किसी अमेरिकी लीडरशिप में गजा में ट्रूप्स उतारेंगे जिसका इंप्रेशन ये होगा कि ये हमास को क्वेल करने के लिए भेजे गए हैं, तो जो मुस्लिम मुल्क है वहाँ विरोध तो होगा। अब अरब देश फिर भी इस घड़ी निपट लेते, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है नहीं। सऊदी अरब को नहीं सोचना पड़ता कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, एमबीएस ने सोचा, हो गया। लेकिन पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जहां पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है। इसलिए इन देशों ने पॉलिटिकल रोड मैप भी मांगा, ताकि वो जनता को दिखा सकें कि देखो, फिलिस्तीन देश की जो मान्यता है उसके लिए रास्ता खुलेगा। ये बात हमने प्लान में लिखवाई है, सीज फायर का कागज साइन हो गया है, इसलिए हम ट्रूप्स वहाँ पे भेज रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, फिलिस्तीन एक दिन बनेगा, ताकि अपने यहाँ की पॉपुलेशन को समझा सके। फिर ट्रंप के 20 सूत्री प्रस्ताव में इसे शामिल किया गया। शुरुआत में सब देशों ने मौखिक तौर पर हामी भरी कि हम सैनिक देंगे, लेकिन अब इस समझौते को कागजों से आगे बढ़ना था। ट्रंप का फंडा क्लियर था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उनका कहना है कि हमारी जंग नहीं, इसलिए हम इसमें घुसेंगे नहीं, हम अपने लोग नहीं भेजेंगे। इसलिए उन्होंने अरब देशों से सैनिक देने को कहा। फिर पाकिस्तान को भी ऐसा करने को कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से गजा में युद्ध रुकवाने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान ही वो देश है जो मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ताकतवर फौज रखता है, इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, और फिर वो अपने आप को दुनिया का सबसे प्रो पैलेस्टाइन देश भी दिखाता है। उसने इजरायली ऑक्यूपेशन के विरोध में अपने पासपोर्ट तक की शक्ल बदल दी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी ये पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है सिवाय इजराइल के। यानी पक्की दुश्मनी वाली स्थिति थी, और इसीलिए फिलिस्तीन के कॉज के लिए बढ़ चढ़कर पाकिस्तान आगे आ सका। और उसने भी जो आईएसएफ बन रही है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रही है, उसमें शामिल होने के लिए रजामंदी भर दी कि हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे। जबकि जो पाकिस्तान की आवाम है इसके खिलाफ थी, क्योंकि वहाँ स्टेबलाइजेशन फोर्स का मतलब समझा गया कि हमास से लड़ने के लिए फ़ौज को भेजा जा रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार के सामने एक अजीब दुविधा खड़ी हुई। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम का दबाव है, आर्थिक संकट है, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का डर है। दूसरी तरफ जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं उनके सड़क पर उतरने की धमकी है, और ये इल्ज़ाम कि पाकिस्तान गजा में मुसलमानों के ही खिलाफ जाकर के खड़ा हो रहा है। पाकिस्तानी जनरल समझ रहे थे कि सैनिक अगर भेज दिए तो देश के भीतर उबाल आ जाएगा, और अगर नहीं भेजे तो वॉशिंगटन में ट्रंप का दिमाग खराब हो जाएगा, और ये सचमुच कुएं और खाई वाली ही स्थिति थी। इसी दौरान गजा के भीतर से भी विरोध की आवाज़ें तेज होने लगी। हमास ने इस प्रस्ताव को इनडायरेक्ट विदेशी कब्जा बताया। स्थानीय गुटों ने चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी सैनिक अगर आएगा सुरक्षित नहीं रहेगा। अरब दुनिया की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुए। गजा में विदेशी बूथ्स नहीं चाहिए, इस तरह का
नारा दिया गया। उधर इजरायल के भीतर दक्षिणपंथी गुट कह रहे थे कि यह व्यवस्था अंततः हमास को ही फिर से सांस लेने का मौका दे देगी। मतलब नोबडी इज हैप्पी, हर कोई शिकायत ही कर रहा है। लेकिन फिर समय बीत रहा था। अंततः अक्टूबर 2025 की शुरुआत में इस सीज फायर प्लान पर हामी भर दी गई। उस समय भी पाकिस्तान में एक बड़ा विवाद हुआ था। एक तरफ टीएलपी जैसी पार्टियां इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी खुद कंफ्यूज थी। सरकार के एक मंत्री ने तो ट्वीट कर दिया था कि हमें ट्रंप ने कुछ और प्रस्ताव दिखाया और जो प्रस्ताव दुनिया को दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। यानी उनका इल्ज़ाम सीधा सीधा ये था कि ट्रंप ने पाकिस्तान से हाँ बुलवाने के लिए एक फर्जी प्लान दिखाया, दुनिया को वो दिखाया जो वो खुद चाहते थे। खैर, ये टाइम भी बीता, ये कंट्रोवर्सी भी पीछे हुई। सीज फायर को हुए 3 महीने बीत चुके हैं। पहला चरण खत्म हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों को बंधकों को लौटाने को कहा गया था और ये बात भी तय हुई थी कि इस दौरान कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। दोनों ने शर्तों के मुताबिक बंधकों को लौटाया है, लेकिन सीज फायर के नियम तोड़ने के आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सीज फायर के बाद भी इजरायल के हमले और एयर स्ट्राइक गजा में चलते रहे। 10 अक्टूबर से अब तक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मिड दिसंबर 2025, 400 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और इन हमलों की जांच स्वतंत्र मीडिया ने की है। ये हमास के इल्ज़ाम नहीं है, ये वेरीफाइड नंबर्स हैं। खैर, 400 मरे, लेकिन सीज फायर का पहला चरण किसी तरह से पूरा डिक्लेयर किया गया। अब ट्रंप दूसरे चरण के लिए इजरायल और हमास पर दबाव डाल रहे हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, हमास हथियार डालेगा, डिसआर्म किया जाएगा उसे। नंबर 2, इजरायली सेना तय की गई सीमाओं से पीछे हट जाएगी। और नंबर 3, स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी, क्योंकि वैक्यूम नहीं बनने देना, ये ट्रंप ने कहा था। ये 3 बातें इस समय बहुत मुश्किल लग रही है। हमास ने हथियार डालने के लिए हामी नहीं भरी है। इजरायल के कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता दूसरे चरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप अंदर घुस गए तो वापस क्यों आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हामी भर देती है सरकार तो वो गवर्नमेंट तक से समर्थन वापस ले लेंगे, नेतन्याहू की सरकार गिराने को तैयार हैं। स्टेबलाइजेशन फोर्स का अता पता नहीं है। व्हाइट हाउस से इसी हफ्ते पूछा गया था कि फ्रेमवर्क कहाँ है, कौन से ट्रूप्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा, उनको फंड कौन करेगा, इक्विपमेंट कौन होगा, कमांड कंट्रोल क्या होगा। यही जवाब आया कि काम चल रहा है। अमेरिकी मीडिया में ही खबर चल रही है कि 2026 की शुरुआत में ही स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात किया जा सकेगा। नए साल को शुरू होने में अब 2 ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन फोर्स पर कोई पुख्ता जानकारी प्रेस में नहीं है। इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मुल्क ने अब तक सैनिकों को भेजने के लिए हामी नहीं भरी है, कोई बयान नहीं दिया है। हामी मतलब इन प्रिंसिपल भरी है, आप कितने ट्रूप्स को भेज रहे हो, कब पहुंचेंगे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अब मुस्लिम देश सेना भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने जो हामी भरी जिसके बारे में हम बता रहे थे, लेकिन एक शर्त रखी है, कहा है कि हम सैनिक उसी शर्त पर भेजेंगे जब उनसे मानवीय सहायता का ही काम लिया जाएगा, हम कॉम्बैट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि हमने शुरू में बताया था कि ट्रंप गजा में पीस कीपिंग फोर्स नहीं, स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात करना चाहते हैं जो गजा को स्टेबल करे, और उसके लिए कुछ हिंसा की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आ जाइए पाकिस्तान पर। वहाँ का अखबार डॉन लिख रहा है, डॉन सुबह वाला डॉन, कि आसिम मुनीर इन दिनों स्टेबलाइजेशन फोर्स के काम में ही जुटे हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे देशों के चक्कर काटे हैं। वो यहाँ के सरकार के मुखियाओं से तो मिल ही रहे हैं, साथ ही वहाँ के मिलिट्री लीडर्स से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे गजा में भेजी जाने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर भी आइडियाज़ ले रहे हैं। अगर मुनीर ने अपने फौजी भेज दिए तो ट्रंप खुश हो जाएंगे, लेकिन देश में बवाल होने की पूरी आशंका है। क्यों? जैसा हमने बताया, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को पाकिस्तान में हमास विरोधी बताया जा रहा है। इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये सेना हमास से लड़ेगी। पाकिस्तान की विपक्षी इस्लामिस्ट पार्टियां भाषण दे रही हैं कि क्या अब हमें अपने ही फिलिस्तीनी भाइयों से लड़ना पड़ेगा ट्रंप के लिए। एक और चिंता इस फोर्स के नेतृत्व पर है। अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि सैनिक तो अरब और मुस्लिम देशों के होंगे, लेकिन कोई कमांडर नहीं लिया जाएगा इन देशों से। जो कमांडर होगा वो एक 2 स्टार जनरल होगा अमेरिका से, यानी एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होगा। अभी उस जनरल के नाम पर भी डिस्कशन चल रहा है। पाकिस्तान की इस्लामिस्ट पार्टियां इसे भी मुद्दा बना रही हैं कि खून हमारा बहेगा लेकिन हुक्म गोरे का होगा। इन गुटों में जैसे हमने पहले बताया, टीएलपी है, जमात है और फजलुर रहमान की पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा पीटीआई भी आईएसएफ का विरोध कर रही है। लेकिन मुनीर को चिंता करने की ज़रूरत अभी नहीं है।
अगर देश में हालात बिगड़े तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवंबर महीने में उन्होंने संविधान में संशोधन करवा दिया। उन्हें लाइफ टाइम इम्यूनिटी है किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से। हमने शुरू में पाकिस्तान के 4 बड़े आर्मी जनरल्स का नाम लिया, उसमें अयूब खान को अगर छोड़ दें तो सबको कुछ न कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़े बड़े तानाशाहों को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं, कुछ नहीं तो देश निकाला तो हुआ है। और मुनीर को भी इसी बात का डर है, इसलिए उन्होंने इसका बंदोबस्त पहले से कर रखा है। इसलिए अगर टीएलपी जैसे संगठन कल को देश में कोई अनहोनी कर दें तो मुनीर सेफ हैं लीगली। उनके साथ इमरान खान जैसा व्यवहार नहीं होगा कि आप ही 9 मई वाले कांड के लिए जिम्मेदार हैं तो अंदर जाइए। पाकिस्तान की चिंता अलग है, इजराइल की अलग और हमास की अलग। न इजराइल पूरी तरह पीछे हटा है और न हमास ने हथियार डालना कबूल किया है, और न ही अब तक किसी देश ने अपने सैनिक भेजे हैं। फिर ट्रंप किस तरह सीज़फायर का दूसरा चरण पूरा कर पाएंगे, कैसे मुनीर पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये सब बातें आपको राजदूत की आने वाली किस्तों में मालूम होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। आज का राजदूत लिखा था साजिद ने और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।